झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में अंजनी चौधरी की किताब का इफ्तिताह किया। राज्यपाल ने लेखिका को बधाई दी और कहा कि यह पुस्तक नौजवानों को एक्चुरियल साइंस में करियर समझने में मदद करेगी। राज्यपाल ने कहा कि देश वर्तमान में 3 गुना विकास और तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे परिवेश में ये किताब नौजवानों और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। वहीं लेखिका अंजनी चौधरी ने बताया कि पुस्तक में इस पेशे से कौशल, अवसर और चुनौतियां सरल तरीके से बताई गई हैं। वही बताते चले कि झारखंड के गढ़वा में सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन मुख्यालय में आज शौर्य दिवस मनाया गया। कमांडेंट अजय कुमार वर्मा ने 1965 में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान सेना को रोकने वाले जवानों की वीरगाथा सुनाई। इस लड़ाई में 7 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, पकड़े गए। समारोह में शहीद आशीष कुमार तिवारी के पिता और बहादुर जवानों को पुलिस वीरता मेडल देकर सम्मानित किया गया। ये वीरगाथा जवानों के साहस और देशभक्ति को प्रेरणा देती है। वहीं रांची में झारखंड छात्र संघ और ऑल झारखंड मदरसा स्टूडेंट यूनियन ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आलिम और फाजिल डिग्री वैधता देने की मांग पत्र को सौंपा है। ये डिग्रियां 2003 से 2023 तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा दी गई हैं और इनका कहना है कि बैचलर ऑफ मास्टर के समान माना जाए। छात्र संघ का कहना है कि इन डिग्रियों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इन डिग्रियों को फिर से आधिकारिक रूप से मान्यता देने की अपील की है। वहीं हंटरगंज प्रशासन ने अवैध खनन और बालू परिवहन पर कार्रवाई करते हुए धरधरा गांव में ट्रैक्टर जब्त किए हैं। अंचल अधिकारी ऋतिक कुमार और थाना प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में रात में छापेमारी हुई। ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस को देखकर फरार हो गए, जबकि ट्रैक्टरों को बालू उसमें लोड था और उसको छोड़ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कहा है कि इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और अवैध परिवहन पर कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं बताते चलें कि भगवानाथपुर टाउनशिप के सेल आवासीय परिसर में 736 लोगों के बिजली कनेक्शन काटने की चर्चा पर पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही और सांसद ढुल्लू महतो बोकारो में अधिकारियों से मिले। भानु प्रताप शाही ने कहा कि लोग अवैध नहीं हैं, वो सेल से जुड़े हुए हैं और परेशानी सही नहीं है। उन्होंने लीज या राज्य सरकार से बिजली लेने का सुझाव दिया। सांसद ठुल्लू महतो ने अधिकारियों से कहा कि बिजली नहीं काटी जाए। अधिकारियों ने सहमति जताई और कहा है कि लोग पहले की तरह बिजली का उपयोग जारी रखेंगे। वहीं बताते चलें कि धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज में एक युवक ने पोस्टर लहराकर अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगी है। पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कॉलेज प्रशासन ने इसे गंभीर माना। प्रिंसिपल ने बताया कि युवक ने गार्ड को धमकी दी है और फिर फरार हो गया। प्रिंसिपल ने प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल उठता है कि क्या कॉलेज में सुरक्षा बेहतर है? क्या प्रिंसिपल की सुनवाई की जाएगी? साथ ही ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? क्या आने वाले वक्त में छात्राओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? तो ये तो बहुत महाविद्यालय के लिए बहुत ही दुखद बात है कि बाहर पोस्टर लग गया। किस समय लगाया? जबकि हम भी कॉलेज में आए तो हम भी ध्यान नहीं दिए होंगे। और जब शायद मेरा प्यून सुबह उसको फाड़ने के लिए किया था तो बोला कि फाड़ोगे तो बहुत मार मारेंगे। जो भी आदमी था वो था वहां पर, उसने माना किया। लेकिन जब हम देखे, हमारा सारा लोग देखा तो हम लोगों ने फाड़ दिया उसका। आगे से ये जरूर है कि पोस्टर का हम लोग आपसे भी गुजारिश करेंगे कि महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के पास इस तरह का पोस्टर ना लगाएं। लोग पोस्टर फड़वा दिया गया, सारा पोस्टर फाड़ के फेंका गया। तब से भी हम शिकायत, हम तो
डीसी महोदय को लिखेंगे या यहाँ के जो भी हैं एसडीओ साहब को भी लिख कर देंगे। लेकिन रात के समय तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है ना कि कोई पोस्टर लगा के चला जाए। वहीं बताते चले कि हंटरगंज थाना इलाके में पुलिस ने गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन उसके पास देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी थे। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिलती है और पुलिस ने तुरंत कोसमाही गांव में छापेमारी की। आरोपी के पास अवैध हथियार पाए जाने से बड़ा अपराध होने से पहले रोका गया। फिलहाल पुलिस ने सभी हथियार जब्त कर मामले को कानूनी कार्रवाई के तहत निपटाना शुरू कर दिया है। वहीं सरायकेला जिला मुख्यालय में दिशा की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने की। बैठक में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का जायजा लिया गया और अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से जोर दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंचे। साथ ही आदित्यपुर और गम्हरिया में वन भूमि अतिक्रमण की जांच के आदेश भी दिए। बैठक में जनप्रतिनिधि और कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके लिए वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं और संसद भवन में कार्यक्रम होगा। इस मौके पर कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहेंगे। संजय झा भी समारोह में शामिल होंगे। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसके बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की भी चर्चा तेज हो गई है। अब देखना यह है कि आगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कल मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण 12:15 बजे होगा पार्लियामेंट में, और जो चेयरमैन साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो शपथ दिलवाएंगे मुख्यमंत्री। और बिहार में नई सरकार को लेकर 13 के बाद बीजेपी वाले ने बताएंगे। हम तो जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ उनके शपथ ग्रहण के लिए। बिहार में मुख्यमंत्री का अभी तो सरकार पुरानी ही है, तो अभी नई सरकार कहाँ बन गई। मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, वो इस्तीफा देंगे, तब न नई सरकार। वहीं बताते चलें कि पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का आगामी 11 अप्रैल को श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातिमी ने बताया कि राजद हमेशा से अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान के लिए काम करती रही है। उन्होंने बताया कि लालू यादव ने कभी भी राजनीतिक हित के लिए भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। तेजस्वी यादव उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 17 महीनों में राजद ने अल्पसंख्यकों के हित में कई अहम और बड़े कदम उठाए हैं। आप जानते ही हैं कि जो वोट इंडिया गठबंधन या राजद को मिलता है, उसमें अल्पसंख्यक का जो सहयोग वो सबसे बड़ा होता है, और उसकी वजह है कि लालू जी पर पूरा विश्वास अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है। और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी तेजस्वी जी के हाथों में दिया है, तो आपने उनके काम करने की सच्चाई को भी देखा होगा, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो राजद ने अपना रास्ता चुना है सेकुलरिज्म का, उस पर पक्के उतरे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक की तरफ से उनका एक अभिनंदन प्रोग्राम रखा जाए, एक इस्तकबालिया रखा जाए, और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे पूरे बिहार से लोग जमा होंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। वहीं मधेपुरा में अपने घर पर सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार में कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा कम किए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। पप्पू यादव ने गरीब और पीड़ितों की आवाज़ उठाने का दावा किया।
उन्होंने आगे मधेपुरा यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पर सवाल उठाया है कि इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग कोचिंग सेंटर को लूट का अड्डा बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुन लीजिए। लगातार बच्चियों का शोषण, अभी हम छपरा जा रहे हैं, फिर हम परसा जाए, 3 साल के दलित बच्चियों को बलात्कार करके मार दिया। छपरा में 14 साल की बच्चियों के साथ 5 लड़के ने बारी बारी से रेप करके, अब वो बचेंगी कि नहीं, मैंने अभी पीएमसीएच हम भेजे। तो ये जो संस्थाएं हैं, कोचिंग है, ये समझ लीजिए कि लूट का अड्डा है और बच्चे का शारीरिक शोषण। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं, किसी भी कीमत पर प्राइवेट स्कूल को री एडमिशन नहीं फीस लेना चाहिए। ये लोकसभा में 5 बार हम उठा चुके और पूर्णिया में स्ट्रिक्टली मैंने मना किया, किसी भी स्कूल को री एडमिशन के लिए फीस आप नहीं लेंगे। कल हमारे डीएम ने उसको लागू किया। 30,000 रुपया कहां से देगा कोई मिडिल क्लास का पड़ेगा दूसरे क्लास में जाने के लिए री एडमिशन? ये पूरी संस्थाएं कोलैप्स कर गई और मधेपुरा के लगभग कॉलेज में राजनीति हो रही। अब आप सोचिए, कुछ जो गलत प्रवृत्ति के स्टाफ है वो धरना दे रहे हैं बीसी के पक्ष में,